Good morning. I'm Anil Oza and today I'm going to teach history for class 10th nationalism in India. Before starting the nationalism in India, we should know about the background of nationalism. We have seen about the Europe, means the rise of nationalism in Europe in first chapter. Uh, it uh, it was associated with the nation state. Means in Europe we have seen after nationalism when it has emerged, there there was a new song, new icons, new language, everything were new boundary. एंड जो यूरोप में हो रहा था नेशनलिज्म, उसमें सभी चीज़ें नई होती जा रही थी. श्योरली इट विल बी अफेक्टेड टू अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. एंटी कॉलोनियल मूवमेंट, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द एंटी इम्परलिज्म मूवमेंट, जो साम्राज्यवादी शक्तियों के विरोध में उस तरह के भाव विश्व के अन्य देशों में पड़ रहा था. नेचुरली इट वुड गो इन आवर इंडिया. And today we will discuss on the in the sphere of India and how did consciousness emerge in India. हमारे भारत में नेशनलिज्म कैसे आया, इसके बारे में हम डिस्कस करें. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो अबाउट द कॉन्शसनेस और कह सकते हैं जागरूकता हमारे भारत में किस तरह की आई. एंड एट दैट टाइम द ब्रिटिशर वेयर ऑप्रेस्ड द इंडियंस. उन लोग की जो आतताईपन था, जो अत्याचार कर रहे थे, यह सब चीज़ें जो थी भारत में नेशनलिज्म की भावना को और मजबूत करते जा रहे थे. वन बाय वन वी विल डिस्कस. देयर आर मोर एंड मोर फैक्टर्स टू अवेक द नेशनलिज्म इन इंडिया. बहुत से इसमें तथ्य हैं जो मुख्य कारण रहे हैं भारत में नेशनलिज्म, जिसमें से मुख्य कारणों पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं वन बाय वन. फर्स्ट, पॉलिटिकल यूनिफिकेशन ऑफ द कंट्री अंडर ब्रिटिश. जो पॉलिटिकल यूनिफिकेशन हो रहा था, ब्रिटिशर की मर्जी से हो रहा था हमारे देश में. ब्रिटिशर चूँकि अपने हिसाब से पॉलिटिकल यूनिफिकेशन कर रहे थे. कहीं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीतियाँ आ रही थी, किसी चीज़ को अपने राज्यों में मिला लेना, या यहाँ जो फुटमत की नीति करना. तो इस तरह से जो उनकी मर्जी से हो रहा था, तो इससे हमारे भारतीयों में क्रम से कॉन्शसनेस जग रही थी. सेकेंड, डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन ओल्ड सोशल एंड इकोनॉमिक सिस्टम. जो हमारे यहाँ का पुराना जो सिस्टम था, जैसे हथकरघा उद्योग या कुटीर उद्योग, इसको वो लोग धीरे धीरे समाप्त करते जा रहे थे. ऑल्सो दे आर डिस्ट्रक्टिंग आवर सोशल सिस्टम्स. जो हमारे में हिंदू मुस्लिम या इस तरह के भाव जो आपस में प्रेम से रहा करते थे, उसको भी वो लोग बिल्कुल चैन से नहीं रहने देते थे. उसमें फुटमत की नीतियाँ एंड मार्लियामेंटो एक्ट, आई हैव डिस्कस्ड ऑन दिस टॉपिक्स. इस जो मार्लियामेंटो सुधार हुआ है, जो इसमें सेपरेट इलेक्शन की बात की गई है, पृथक निर्वाचन मुसलमानों के लिए, तो सारी नीतियाँ इस तरह से होती जा रही थी. नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज. जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ब्रिटेन में हुआ था, जो उनके स्टेट थे, तो चूँकि वो फैक्ट्रियों में कार्य हो रहे थे, एंड दे वेयर ग्रोइंग मोर एंड मोर प्रोडक्ट, एंड they were selling in India, and our very small traders had been distracted by this industrial revolution or by their mischievous works. उनके जो कार्य जो है, उनको बिल्कुल परवाह नहीं होती थी कि यहाँ का ट्रेड क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है. बस वो अपना बिजनेस और लाभ के चक्कर में पड़े रहते थे, द ब्रिटिशर. नेक्स्ट देखा जाए तो द फॉर्मेशन ऑफ नेशनल इंडियन कांग्रेस. It is also important things about the formation of National Indian Congress. National in the banner of National Indian Congress, the people were more and more conscious to their rights. अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो रहे थे, और ये लोगों को जगाया जा रहा था. इसके एक संगठन तैयार हो रहा था, जो एओ ह्यूम के निर्देशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस हुआ. स्टार्टिंग में इसमें कुछ संगठन इस तरह का हुआ, जो लिबरल नेता हुए,
इन लोगों ने भी अपने तरीके से लोगों को समझाया, अपनी बातों को रखा और भारतीय जनता को दे वेयर एवरीथिंग नोन अबाउट द सिचुएशन ऑफ दैट टाइम ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड. द सेंस ऑफ बीइंग ऑप्रेस्ड एंड कॉलोनिज्म, जो भावना जो थी, जो उपनिवेशवाद की भावना थी, जो कॉलोनी की भावना थी. व्हाट इज द कॉलोनी? कॉलोनी का मतलब हुआ जैसे कि ब्रिटिशर जो थे हमारे संप्रभुता सॉवरेनिटी पे प्रहार करके उनकी मर्जी से होता था. हम भारतीय अपने यहाँ अपने देश के बारे में कुछ नहीं कर पाते थे. तो जैसे कि अगर इसको इस तरह से लिया जाए, कॉलोनी होता क्या है, तो जैसे जो इम्परलिज्म वाले देश हैं या जो बिग कंट्री हैं, वो अपने अंडर में कुछ देशों को अपने अंडर में उन्हां की संप्रभुता पे प्रहार करते थे और उस देश को अपने अनुसार चलाया करते थे. तो यह एक कॉलोनी कही जाती थी. तो जैसे ब्रिटिश की कॉलोनी इंडिया है, पाकिस्तान है, उसी तरह से पुर्तगालियों की भी कॉलोनी थी और उस तरह से फ्रांसीसियों की भी कॉलोनियाँ थी. तो उस कॉलोनियों के खिलाफ जो वहाँ के देश थे वो उसके अगेंस्ट अपनी आवाज़ उठा रहे थे. और जो ऑपरेस तो हो ही रहा था उस कॉलोनी में, चूँकि उनका ना कुछ यहाँ पे उनको भारतीयों के दुख और सुख से कोई मतलब नहीं होता था. दे वेयर कॉन्शियस टू देयर प्रॉफिट्स, उनको अपना लाभ चाहिए था और यहाँ के नुकसान क्या हो रहा है इससे कोई मतलब नहीं था. तो सारी चीज़ें जो थी, एवरीथिंग वे आर मेन फैक्टर ऑफ द इमर्जिंग द कॉन्शियसनेस इन इंडिया. Today we will discuss on this topic about the First World War, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन. ये किस तरह से यहाँ पे आए. आज का हमारा टॉपिक जो होगा फर्स्ट वर्ल्ड वार के बारे में बात करेंगे कि हाउ डिड फर्स्ट वर्ल्ड वार इफेक्टेड द country of, it means our country. It also affected the whole world, but today we are discussing about in the sense of India. First World War, surely every war came with destruction. The same things with the first war we could say. कोई भी वार होता है तो निश्चित ही वो लाभ तो नहीं देता है, नुकसान दोनों पक्ष का करता है. तो फर्स्ट वार क्रिएट न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन. इससे एक नई परिस्थितियाँ बनी और वो माहौल जो था बहुत ही हार्डशिप था. इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर, खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ गए. खर्चे बढ़ने के साथ जो वार लोन था उसमें पैसा लिया गया और उस लोन के आधार पे वार किया गया और इसकी बिल्कुल परवाह नहीं की गई कि आने वाले समय में क्या होगा. तो टैक्स निश्चित ही श्योरली दे विल ग्रो इन ए हाई रेंज. टैक्स भी बहुत ज़्यादा बढ़े. फिर प्राइस जो था वो इंक्रीज हो गया बिटवीन 1913 टू 1918. मीन्स जो सामान 1913 में जो मिल रहा था 1930 में, ठीक उसके डबल 1918 में हो गया. मीन्स मुद्रास्फीति दर भी बहुत तेज़ी से बढ़ी और महंगाई चरम सीमा पे छूती जा रही थी. मीन्स इट वाज गोइंग मोर एंड मोर. इस पीरियड में देखा जाए तो जो कॉमन पीपल थे वो बड़ी कठिनाई से हार्डशिप कर रहे थे. सरवाइव करना उनके लिए बहुत ही दिक्कत आ रही थी, किस तरह से सरवाइव किया जाए. और विलेजर जो गांव के लोग थे, विलेजर वे आर फोर्स टू रिक्रूट इन द आर्मी और नेवी और एयरफोर्स. मीन्स एयरफोर्स तो थी उतनी महत्वपूर्ण नहीं थी, लेकिन सेना में दबाव के लिए गाँव को लोगों को दबाव दिया जाता था. ज़बरदस्ती किसी को, गांव वालों को कहा जाता था, उनकी इच्छा हो या ना हो आपको सेना में भर्ती होना है, ब्रिटिशर के लिए भर्ती होना है. ये भी एक बहुत मुख्य कारण रहा है यहाँ पे इनमें आक्रोश फैलाने का. ड्यूरिंग द 1980-90 एंड 1921 क्रॉप्स फेल हुआ, फसलें बिल्कुल चौपट हो गई. तो एक्यूट शॉर्टेज ऑफ द फूड, निश्चित ही भोजन की मात्रा बहुत ज़्यादा कमी हो गई. तो और जो सेंसस, जो जनगणना देखा जाए तो 1921 में 12 to 13 मिलियन पीपल पेरिश्ड, बिल्कुल समाप्त हो गए. 12 से 13 मिलियन लोग खत्म हो गए हैं. किस लिए? तो रिजल्ट ऑफ फैमिन एंड इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक. जो अकाल पड़ा, उस अकाल के चलते लोगों में कमी आ गई. और ये सारी चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण रही कि जिससे कि कोई एक बहुत बड़ा कुछ कार्य किया जाए. एंड ड्यूरिंग दिस सिचुएशन ए न्यू लीडर केम.
in our India. Mahatma Gandhi, the idea of with idea of the सत्याग्रह. महात्मा गांधी सत्याग्रह के आइडिया को लेके प्रकट हुए एट दैट सिचुएशन. और ये महात्मा गांधी रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका इन 1915 AD. 1915 में साउथ अफ्रीका से भारत आए. एंड गोपाल कृष्ण गोखले वाज द पॉलिटिकल guru, we can say political guru of Mahatma Gandhi. And Gopal Krishna Gokhale forced him to come here to pacify the situation for 2 years. 2 साल के लिए उन्होंने बुलाया कि आइए और यहाँ की परिस्थितियों को ठीक कर दीजिए. बिकॉज गांधी जी was doing the work in South Africa with the help of सत्याग्रह. सत्याग्रह के माध्यम से वहाँ पे वो सफल रहे हैं. तो गोपाल कृष्ण गोखले के दिमाग में आया, जो राजनीतिक गुरु थे, उन्होंने महात्मा गांधी को बुलाया कि हमारे भारत में भी आइए और यहाँ परिस्थितियाँ इस तरह की हैं. आए महात्मा गांधी 15 में, और इसके बाद उन्होंने सत्याग्रह पे जोर दिया. सत्याग्रह एम्फेसिस द पावर ऑफ ट्रुथ. उन्होंने बोला कि सत्य के साथ आग्रह, यानी पावर ऑफ ट्रुथ का प्रयोग किया जाए. किसके खिलाफ? तो अगेंस्ट द इनजस्टिस, जो अन्यायों के खिलाफ. और ही आल्सो टोल्ड अबाउट द सत्याग्रह. he told about the satyagraha is the weapon of weak against the strong people. जो कमजोरों का हथियार है और मजबूत लोगों के पक्ष में है. सत्याग्रह के बारे में इस तरह की बात किया. और यहाँ पर गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया? तो गांधी जी इन 1916 ट्रेवल टू चंपारण इन बिहार to inspire the peasant to struggle against the oppressive plantation system. फर्स्टली वो सत्याग्रह के लिए वो चंपारण में गए, और चंपारण में कुछ किसान लोग थे. वी कैन से द हेड ऑफ द peasant of the leader of peasant one was the name of रामचंद्र शुक्ल. रामचंद्र शुक्ल के साथ कुछ लोगों ने, ये उन लोगों के दिमाग में था कि गांधी जी साउथ अफ्रीका में बहुत अच्छा कार्य किए हैं, तो हमारे बिहार में भी आकर करें. बिकॉज इन बिहार द ब्रिटिशर एंड लैंडलॉर्ड फोर्स टू द पीजेंट टू ग्रो द plant of indigo, but peasant did not want to grow the indigo plant. तो उनके प्लांट पे दबाव बना, वो भी कितना? तो द पार्ट ऑफ द फील्ड ऑफ 3/20, 3/20 भाग जरूर बोना है, उनको खेती करनी है. इसके लिए ये परिस्थितियाँ ठीक नहीं लगी, तो इस पे दबाव आया और गांधी जी आए और वहाँ पे अपना चंपारण में इन्होंने रिवोल्यूशन किया. सत्याग्रह के बल पे वहाँ पे किया और उस पर सफल रहे. In 1972 support the peasant of Kheda district by crop failure and the plague epidemic. जो वहाँ पे प्लेग एपिडेमिक हुआ था, यानी प्लेग की जो महामारी फैली थी एंड फसलें नहीं हो पाई थी, उसके बावजूद उनसे टैक्स लिया जा रहा था. तो गुजरात के खेड़ा में 1917 में विद्रोह किया गया पीजेंट के द्वारा. तो यह इसमें फिर किसान सत्याग्रह के माध्यम से गांधी जी वहाँ आए और उन्होंने उसे सफल कराने में प्रयास किए और सफल हुए. नेक्स्ट इन 1930 अहमदाबाद अमॉन्ग्स द कॉटन मिल वर्कर. जो अहमदाबाद के कॉटन मिल वर्कर थे वो अपनी हाई वेजेस की बात कर रहे थे. एंड इट इज़ द मैटर ऑफ द वर्कर्स एंड द मिल मालिक, वी कैन से, मतलब मिल मालिक और वर्कर के बीच में ये मामला था. एंड the owner of the mill, they would not want to give the bonus to the workers. So it is the matter of the dispute between the worker and owner of the mill. ये जो उन लोगों को मजदूरी नहीं मिल रही थी और उसके बाद उन लोगों को एक प्लेग बोनस मिला करता था, और प्लेग बोनस की असली लड़ाई थी कि हमें बोनस दिया जाए. और उस बोनस के लिए गांधी जी खुद स्ट्राइक पे बैठ गए और उन्होंने मिल मालिकों पे दबाव बनाया कि नहीं, आपको देना चाहिए और ये इन लोग की ज़रूरत है. और ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ है इसमें बहुत नुकसान हुआ था, और चूँकि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी एंड द वर्कर ऑफ द मिल were telling that they would not survive with the very few
wages and bonus during that time. तो वह जो मिल ओनर थे उन्होंने 19% जो बोला कि भाई हम 19% हम दे देंगे इनको वेजेस, लेकिन जो गांधी जी थे उन्होंने स्थिति को देखा, सिचुएशन को, आफ्टर द नोटिसिंग द सिचुएशन, गांधी जी फोर्स टू ऑनर ऑफ द मिल टू गिव द 35% of the plague bonus to the mill worker. At last, the owner of the mill agreed to give the 35% of the plague bonus. तो ये इसके बाद इन्होंने इसमें सफल रहे, और ये जो सारी चीज़ें हैं फिर यहाँ का भी उन्होंने ख़त्म कराया 1918 में. और एंड टुडे वी डिस्कस अबाउट दिस थिंग्स, एंड टुमारो वी विल डिस्कस ऑन द रोलर टेक्ट. मीन्स नेक्स्ट वीडियो हम आपको रोलर टेक्ट के बारे में बताएंगे. एंड इफ़ यू फील एनी प्रॉब्लम्स और क्वेश्चंस, यू कैन गिव द क्वेश्चंस और कमेंट इन कमेंट बॉक्स, and subscribes and share my channel. Then if I will provide the other video would link this video, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ आपको मिल सके. थैंक यू.